अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑक्सफोर्ड रीडिंग सर्कल बुक 3 की एक पोएम देखने जा रहे हैं, द ग्रीन ग्रास ग्रोइंग ऑल राउंड। अच्छा जी, बाज़ पोम्स तो आपकी बुक में काफ़ी मुश्किल हैं, ऐसी जिसका कि कुछ बड़ी डीप मीनिंग है। और ये एक ऐसी पोम है जो कि बच्चों को राइमिंग सिखाने के लिए, उनको रिदम सिखाने के लिए बनाई जाती हैं। इनका बेसिकली कोई कोई डेप्थ या कोई मकसद ज़्यादा नहीं होता, बल्कि कि अच्छे से बच्चे राइम करना सीख जाएं, अच्छे से पढ़ना सीख जाएं, लहक लहक के पढ़ें, पढ़ने में मज़ा आ रहा हो। तो ये इस पोम का असल मकसद था। ठीक है, तो जैसे वो नहीं है, ओल्ड मैकडोनल्ड हैड अ फार्म, ई आई यू। अब उसका ऐसा कोई डेप्थ नहीं है, उसमें कोई ऐसा डिटेल्ड मतलब नहीं है, लेकिन ये कि उसमें राइमिंग अच्छी सी है, पढ़ के मज़ा आता है। ठीक है। और ऐसी ही एक कहानी मैंने सुनाई है, जो मुझे बचपन में मेरी दादी ने सुनाई थी, बड़े मज़े की। और उसका नाम है शरीर कव्वा, और वो मैंने अपलोड की भी है। तो इसकी इस वीडियो के एंड पे मैं उसको सजेशन में लगा भी दूंगा, तो आप चाहें तो वो भी सुनिएगा। उर्दू में बड़े मज़े की कहानी है, और इसी इसी अंदाज से बनाई गई है, एक रिदमिक अंदाज में जो है वो उसमें कहानी सुनाई जा रही होती है। ठीक है, जब मेरे बच्चे छोटे छोटे थे ना, तब मैंने वो कहानी रिकॉर्ड की थी, तो वो मैंने ऐसे ही आप लोगों के लिए अपलोड कर दी थी कि आप भी सुन के महजूज़ हों। तो शुरू करते हैं। कुछ ऐसा ख़ास है नहीं उसमें समझने के लिए, तो बस जल्दी जल्दी से पढ़ लेते हैं। द ग्रीन ग्रास ग्रोइंग ऑल राउंड। हर तरफ ग्रीन ग्रास, सब्ज़ घास उगी हुई है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि असल मकसद इसका ये नहीं है कि आप इसका मतलब समझें डेप्थ में। असल मकसद इसका ये है कि आप राइमिंग सीखें और रिदम सीखें। ठीक है। There was a tree stood on the ground, the prettiest tree you ever did see, the tree in the wood and the wood in the ground, the green grass growing all round, and the green grass growing all round. एक दरख्त था जो कि ज़मीन पे खड़ा था। आपने इससे हसीन दरख्त कभी नहीं देखा होगा। ये इस बात का मतलब यूँ लिया जाएगा, द प्रिटीएस्ट ट्री यू एवर डिड सी। इतना जितने भी आपने दरख्त देखे उनमें सबसे हसीन दरख्त ये होगा, ये था। और दरख्त जो है वो एक लकड़ी के ठुंड में खड़ा हुआ है, नीचे दरख्त की लकड़ी ही लकड़ी है। तो दरख्त लकड़ी के अंदर और लकड़ी ज़मीन के अंदर पेवस्त है। तो लकड़ी ज़मीन में और चारों तरफ घास ही घास, चारों तरफ घास ही घास उगी हुई है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब इसमें इसकी लेंथ बढ़ती जाएगी। एंड ऑन दिस ट्री देयर वॉज अ लिम्ब। लिम्ब कहते हैं दरख्त की एक मोटी शाख को। ठीक है, जो सबसे मोटी शाख होती है ना, जो बिल्कुल दरख्त का तने के बिल्कुल एंड पे जो बिल्कुल शुरू ही होती है। अगर मैं आपको दोबारा दिखा दूँ यहाँ पे, तो ये जो है ना, ये वाला हिस्सा, ये लिम्ब कहलाएगी। ठीक है, और जो उसके अंदर से मज़ीद शाखें निकलती हैं, इनको बो कहते हैं, सॉरी बाव कहते हैं। तो ये लिम्ब और बाव मैंने आपको समझा दिया, तो अब आपको आगे जो आएंगे दो वर्ड्स वो आपको अच्छी तरह समझ में आ ही जाएंगे। And on this tree there was a limb, the prettiest limb you ever did see. और इस दरख्त के ऊपर एक बड़ी सी मोटी सी शाख थी, इस तने के ऊपर मोटी सी एक शाख थी, और इससे खूबसूरत शाख आपने कभी ना देखी होगी, या वो सबसे खूबसूरत शाख थी जो आपने कभी देखी हो। इस दोनों अंदाज से बात कही जा सकती है। और बाकी फिर वही पूरा रिपीट हो गया, तो मैं उस रिदम में पढ़ता हूँ ज़रा इसको। एंड ऑन दैट ट्री देयर वाज अ लिम्ब, द प्रिटीएस्ट लिम्ब यू एवर डिड सी, द लिम्ब ऑन द ट्री एंड द ट्री इन द वुड, द ट्री इन द वुड एंड द वुड इन द ग्राउंड, एंड द ग्रीन ग्रास ग्रोइंग ऑल राउंड, एंड द ग्रीन ग्रास ग्रोइंग ऑल राउंड। अब आगे चलते हैं। ये तो पूरी बात पीछे हुई गई। एंड ऑन दिस लिम्ब देयर वाज अ बाव, द प्रिटीएस्ट बाव यू एवर डिड सी। तो यहाँ से सारा आपको समझ में आ गया। तो इस मोटे से शाख के साथ एक थोड़ी पतली शाख जा रही थी, और इससे ज़्यादा अच्छी पतली शाख आपने कभी ना देखी होगी। ठीक है, मोटी शाख से पतली शाख, बाव का मतलब मोटी से निस्बतन लिम्ब के मुकाबले में थोड़ी पतली शाख। तो दोबारा रिदम से पढ़ते हैं। ऑन दिस लिम्ब देयर वाज अ बाव, द प्रिटीएस्ट बाव यू एवर डिड सी, the bough on the limb and the limb on the tree, the limb on the tree and the tree in the wood, the tree in the wood and the wood in the ground, and the green grass growing all round, and the green grass going all around. ठीक है जी, तो अगेन आप महसूस कर रहे हैं ना कि ये रिदम बना रहे हैं, रिदम बनाने के लिए सिखाई जा रही है रस्म। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ऑन दैट बाउ देयर वाज अ नेस्ट। उस छोटी शाख पे जो है वो एक नेस्ट था, एक घोंसला था।
द प्रिटीएस्ट नेस्ट यू एवर डिड सी, और इससे ज़्यादा अच्छा खूबसूरत घोंसला आपने कभी ना देखा होगा। अब बाकी पूरा वही पीछे से चलता चला जा रहा है कि जी नेस्ट बाव पे बाव, लिम्ब पे लिम्ब, दरख्त में दरख्त, लकड़ी के तने के अंदर, और लकड़ी का तना फर्श में गड़ा या ज़मीन में गड़ा हुआ है, और ज़मीन के चारों तरफ हरी हरी घास मौजूद है। तो यही बात बार बार रिपीट हो रही है। And on this bough there was a nest, the prettiest nest you ever did see. The nest on the bough, and the bough on the limb, the bough on the limb, and the limb on the tree, the limb on the tree, and the tree in the wood, the tree in the wood, and the wood in the ground, and the green grass growing all around, and the green grass growing all around. And in this nest there were some eggs, the prettiest eggs you ever did see. और इस घोंसले में जो है वो कुछ अंडे थे, और इतने अच्छे खूबसूरत अंडे, प्यारे अंडे आपने कभी ना देखे होंगे। और आगे फिर वही बात कि अंडे नेस्ट में, नेस्ट छोटी शाख में, छोटी शाख बड़ी शाख में, बड़ी शाख दरख्त के ऊपर लगी है, दरख्त एक तने पे लगा हुआ है लकड़ी के, लकड़ी का तना ज़मीन में गड़ा हुआ है, और चारों तरफ घास ही घास है। तो पढ़ते हैं दोबारा रिदम के साथ। And in this nest there were some eggs, the prettiest eggs you ever did see. Eggs in the nest, and the nest on the bough on the limb, and the limb on the tree, the limb on the tree, and the tree in the wood, and the tree in the wood, and the wood in the ground, the green grass growing all around, and the green grass growing all around. ठीक है, तो आज आपको अगर ये नज़म से कुछ सीखना है तो ये सीखना है कि जिस तरह से मैंने लहक लहक के पढ़ा है ना, तो ऐसे लहक लहक के आपको रिदम के साथ इसको पढ़ना सीखना है। ठीक है, और कुछ आसान से क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं। और क्वेश्चंस के बारे में तो हमेशा एक ही बात कहता हूँ जो सुन सुन के आप थक गए होंगे, और बात यह है कि जवाब आप खुद लिखना सीखें। क्यों? क्योंकि जब आप खुद लिखेंगे तो आपको एग्ज़ाम में उन आंसर्स को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यही असल हमारा मकसद होता है इन लेसन्स को पढ़ाने का, कि हम ऐसा सीख जाएं कि जब आप खुद से लिख सकें। तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी आहिस्ता आहिस्ता और आप अच्छे जवाब लिखना सीख जाएंगे। आप एक दफ़ा जवाब लिखिए, उनमें जो गलतियाँ हों किसी टीचर से करेक्ट करवाइए। टीचर अवेलेबल ना हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, वरना मैंने अपना ईमेल एड्रेस भी यहाँ दे दिया, आप मुझसे ईमेल करके पूछ सकते हैं, तो वो मैं करेक्शन कर दूँगा आपके लिए। ठीक है, तो देखते हैं सवाल में क्या कह रहे हैं। मैं सवाल समझा देता हूँ, जवाब आपने खुद लिखते हैं। विच लाइन्स आर रिपीटेड इन ईच स्टैंजा? कौन सी लाइन्स बार बार रिपीट हो रही हैं हर स्टैंजा में? लो भाई, ये तो बहुत सारी लाइन्स वैसे तो रिपीट हो रही हैं, लेकिन इनका जो मकसद है ना वो इन दो लाइन्स की बात कर रहे हैं। ये दो लाइन्स तो हर स्टैंजा में रिपीट हो रही हैं, तो ये एक दफ़ा लिख दीजिएगा, बात समझ में आ जाएगी। तो जवाब लेकिन कैसे शुरू करेंगे? द लाइन्स दैट आर रिपीटेड इन ईच स्टैंजा आर, और फिर आप जवाब लिखेंगे। हमेशा जवाब सवाल के रेफरेंस के से बना के लिखना चाहिए। What is added to each stanza? हर स्टैंजा में क्या ऐड किया जा रहा है? तो in each stanza one more line is added which is extending the story, ऐसे करके बात कर सकते हैं। और या तो आप चाहें तो पूरा पूरा बता सकते हैं। In each stanza there is one more line that is being added. For example, in the first stanza the line that is added is, ऐसे करके पहले स्टैंजा का बताएं, फिर दूसरे का बताएं, फिर तीसरे का बताएं, फिर चौथे का बताएं। तो यूँ भी बात कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो पहली तरह से बात करना बेहतर है कि खाली ये समझा दें कि हर स्टैंजा में एक नई लाइन ऐड हो रही है जो कि स्टैंजा के शुरू में ऐड होती है, और उससे जो है वो कहानी आगे बढ़ती है या पोम आगे बढ़ती है। विच फ्रेज इज़ यूज इन एवरी स्टैंजा टू डिस्क्राइब द न्यू आइटम दैट इज़ इंट्रोड्यूस्ड? तो द फ्रेज दैट इज़ यूज्ड, the phrase that is used in every stanza to describe the new item that is introduced is, और फिर आप लिखेंगे वो कौन सा फ्रेज है, ये वाला फ्रेज है। ठीक है, the prettiest you ever did see, तो इसको आप उसके आगे लिख दीजिएगा। ये तो आसान सा ही सवाल था। read the poem again using your imagination, keeping in mind the pattern, and add another stanza to the poem। ये भी बड़ा मज़ेदार सा काम है। अब देखते हैं आप क्या करते हैं कि पोम पढ़ें, उसके बाद एक लाइन और बढ़ा दीजिए, इसमें एक स्टैंजा और लेके आइए, उस स्टैंजा के अंदर एक लाइन और बढ़ा दिए कि अब अंडों के साथ क्या था, अंडों के ऊपर क्या था। फॉर एग्जांपल मैं कह सकता हूँ कि अंडों के ऊपर एक मक्खी बैठी थी, तो वो बनेगा कैसे? अब जैसे मैंने मक्खी बोल दिया तो आप मक्खी नहीं बना सकते भाई, आप कुछ और बनाइएगा। ठीक है, तो आप कैसे कहेंगे? एंड ऑन द एग्स देयर वाज अ फ्लाई, द प्रिटीएस्ट फ्लाई यू एवर डिड सी, the fly on the eggs in the nest, and the nest in the bough, and the bough in the on the limbs, and the limbs on the tree, and the tree on the limbs on the tree, and the tree in the woods, and the woods in the ground, and the green grass growing all around.
तो ये पूरा का पूरा दोबारा बन जाएगा, बस शुरू में एक लाइन का इजाफा हो जाएगा जो कि अंडों से मुताल्लिक होनी चाहिए, क्योंकि हर अगली चीज़, हर नई चीज़ पिछली चीज़ से मुताल्लिक हो रही है। ठीक है, तो मैंने मक्खी बोल दी जो अंडों में बैठी है, आप अंडों पे कुछ और बिठा दीजिएगा। ठीक है, कोई चिड़िया बिठा दीजिएगा अंडों के ऊपर, वो ज़्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो ये एक अच्छा सा मज़ेदार सा काम है, कीजिए, और हम देखते हैं कि आप में से कौन ज़्यादा अच्छे से जवाब लिख के हमें भेजता है। ठीक है, तो ये मुकाबला है, लेट्स सी हु विंस, और कौन ज़्यादा जल्दी जल्दी सीखता है। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में भी और ईमेल करके भी। और अब किसी और दूसरे अच्छे से लेसन के साथ मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।